अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील में आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। 2 आईनी इदारे इलेक्शन की तरफ बढ़ गए हैं, मगर हुकूमत ने इलेक्शन कराने से कुल्ली इंकार कर रखा है। वजीर आजम ने आज कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद PDM के पार्लिमानी लीडरान का इजलास तलब किया। इस इजलास में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान समेत PDM क़यादत ने शिरकत की और इस इजलास में भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मुशावरत की गई। वजीर आजम के जेर सदारत इत्तेहादी जमातों के इजलास में पार्लियामेंट में मुदाखलत के खिलाफ करारदाद लाने का फैसला कर लिया गया है। वजीर आजम ने इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से खिताब में कहा है कि पार्लियामेंट में मुदाखलत से मुतल्लिक करारदाद मंजूर की गई। कल एक और करारदाद पार्लियामेंट में मुदाखलत से मुतल्लिक पेश की जाएगी। वजीर आजम की कानूनी टीम ने इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग दी। काबीना ने तफसीली फैसले को नाकाबिले अमल करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मुस्तरद करवाने की कौमी असेंबली से तौसीक करवाई जाने का भी फैसला कर लिया गया है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने का फैसला किया है। इजलास में वजीर आजम का यह कहना था कि 3 रुकनी बेंच ने फुल कोर्ट की इस्तदा को रद्द किया। किस तरह 3-4 के फैसले को नजरअंदाज किया गया, सबके सामने है। 3 रुकनी बेंच जिसने फुल कोर्ट की इस्तदा को रद्द कर दिया, 4-3 के फैसले के बारे में कोई बात न की। इस तरह का खिलवाड़ पहले कभी देखने में नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद आज इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी करते हुए एलामिये में कहा है कि पंजाब के इंतखाबात 14 मई ही को होंगे। कागजात नामजदगी में अपीलें दायर करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल होगी। अपीलों पर फैसले 17 अप्रैल को और उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 18 अप्रैल को जारी होगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल होगी और इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को जारी कर दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के बाद पंजाब की निगरान हुकूमत ने भी इलेक्शन कमीशन की मुआवनत की हामी भर ली है। निगरान वजीर आला पंजाब ने यह कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन की हदायत के मुताबिक इंतखाबात की तैयारियां करेंगे, मगर वफाकी हुकूमत इंतखाबात करवाने को तैयार नहीं। आज ही वफाकी वजीर दाखिला ने वाज़ेह कर दिया है कि इलेक्शन तो वक्त पे ही होंगे। ये इलेक्शन जिसके ऊपर न सिर्फ सियासी जमातों के दरमियान इत्तफाक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान भी इत्तफाक नहीं है, इस पे ऊपर इलेक्शन कमीशन को इत्तफाक नहीं है, इसके ऊपर दफाई अदारों को इत्तफाक नहीं है। इस किस्म का मुतराज़ा इलेक्शन जो है मुल्क को अफरा तफरी और अनारकी की तरफ ले जाएगा। ये इलेक्शन होंगे लेकिन अपने वक्त पे होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने तो यहां तक कह दिया है कि जो करना है कर लो, इलेक्शन वक्त से पहले नहीं होंगे। जो इलेक्शन इमरान खान मांग रहा है ना, सहूलतकारों की सहूलतकारी की वजह से, मैं आपको ये लिख के देती हूँ कि इलेक्शन होगा इंशाल्लाह ताला, ये हार जाएगा। जिन इलेक्शंस के लिए आज ये रोना डाल के बैठा हुआ, इन्हीं इलेक्शंस को नहीं मानेगा। आइन में लिखा है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, हम भी कहते हैं कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, वक्त से पहले नहीं होंगे। और क्योंकि वक्त से पहले किसी को किसी की अपॉइंटमेंट सूट करती है, किसी दिमागी मरीज ने कोई फैसला कर दिया है, उस फैसले को पूरा करने के लिए पूरी सुप्रीम कोर्ट, पूरी इस्टेब्लिशमेंट, पूरी सियासी पार्टीज, पूरा मुल्क उसके पीछे चल पड़े, ये नहीं होगा। जिसका ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ इंतशार है, फितना है, जिसका एजेंडा यही है, उसके कहने पर पाकिस्तान की कोई चीज नहीं लेगी, कर लो जो करना है। 3 रुकनी बेंच के इस फैसले को जवाज बनाकर मुस्लिम लीग नून अब सियासी शहादत के लिए एक आईनी इदारे के साथ महाजराई पर उतरती दिखाई दे रही है और अब सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जजेस पर इमरान खान के सहूलतकार होने का बहुतान बांधा जा रहा है। इमरान ने और सहूलतकारों ने एक टाइमलाइन रखी हुई है कि क्योंकि सितंबर में नया चीफ जस्टिस आना है, उससे पहले पहले जो सहूलतकारी करनी है कर लो। एक शख्स को कौम पे फिर मुसल्लत करने की पूरी कोशिश हो रही है। ये 2018 नहीं, हो गया जो होना था। आज जो तनाव और खराबी और बेयकीनी हम देख रहे हैं, उसकी बुनियाद 2017 से शुरू हुई पाकिस्तान की सियासत और हाकमियत में गैर आईनी मुदाखलत। ये वो तरोड़ मड़ोड़ है जिसकी जहरीली फसल हमारे सामने कट रही है। उस तरह का एक और इंतखाब ये कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते जिसमें सियासी लीडरों को डिस्क्वालीफाई, जेलें, जमातें तोड़ी गई, किसी से टिकट वापस लिए गए, किस लिए? लाडले को हुकूमत में लाने के लिए। ये वो तरोड़ मड़ोड़ है जिसमें हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि अदलिया का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। 3 रुकनी बेंच पर ये एतराज़ात वज़ीर ख़ज़ाना बिलावल भुट्टो, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी अब उठा रहे हैं कि इमरान खान को लाने की साजिश हो रही है।
ये जो इदारे हैं ये बुज़दिल रहे हैं जब हम पे एक नालायक ना अहल वजीर आज़म मुसल्लत किया गया, तो यही जजेस अंधे थे, ना देख सकते थे ना सुन सकते थे। दूसरे इदारे में कुछ चंद शख्स जिद पे उतर आए हैं कि उन्होंने सियासत खेलना है। फिर अगर सियासत खेलना है फिर सियासत करने के लिए तैयारी पकड़ो। काबीना के अदालती फैसले को मुस्तरद करने के बाद अब तहरीक इंसाफ वफाकी वुज़रा को यह मोहलत दे रही है कि काबीना के फैसलों से दूरी इख्तियार कर ली जाए। बसूरत दीगर नाअहली रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करने का मतलब पाकिस्तान में आइन से बगावत करना है। जो उन वुज़रा ने वो कैबिनेट मीटिंग अटेंड की, अगर अगले 12 घंटों तक यानी आज की रात तक उन्होंने अपने इससे एलामिये से खुद को डिस्टेंस नहीं करते, तो इन तमाम वुज़रा के खिलाफ हम आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस भिजवा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। सियासत बचाओ के इस घन चक्कर में आइन की पामाली का एहसास भी ख़त्म है और सुप्रीम कोर्ट की तकरीम भी जाती रही। नाज़रीन, आज जो मुस्लिम लीग नून 3 रुकनी बेंच पर तनकीद कर रही है, यही लोग 2022 में 5 रुकनी बेंच के फैसले को आइन की फतह करार दे रहे थे। और आज नून लीग के कायद जिस 3 रुकनी बेंच पर तबर्रा कर रहे हैं, ये माजी में अदालती फैसलों पर 10-10 वज़रा आज़म कुर्बान करने को तैयार थे। कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। ये इंसानों की बस्ती है, इंसानों की, ये हैवानों की बस्ती नहीं है। हम इसको हैवानों की बस्ती नहीं बनने देंगे। कोई भी गवर्नमेंट जो हम हो या मौजूदा गवर्नमेंट है, एक वजीर आजम गया आपका दूसरा भी जाएगा, चाहे 10 वजीर आजम या 10 लोग जाने। आइन की सुप्रीमेसी में तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइन सुप्रीम है पाकिस्तान का और आइन से ही बाकी सब इदारे जो है वो निकलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे, सिर्फ ये 3 क्यों? मैं ये समझता हूँ कि हर केस में ये 3 लोग आगे आ जाते हैं और पाकिस्तान की तब्दील के फैसले करते हैं। और ये खुद जज साहिबान की जुबान में वन मैन शो है, तो फिर एक शख्स को कैसे इजाजत दी जा सकती है? यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान का वजीर आजम भी बन जाए, वजीर दिफा भी बन जाए, वजीर दाखिला भी बन जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बन जाए और पार्लियामेंट भी बन जाए। मगर तब ये अदालत सुप्रीम थी नाजरीन कि जबकि इसके फैसले की जद में पीपल्स पार्टी के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी आ रहे थे। और आज मंजरनामा यकसर मुख्तलिफ है। आज तमाम तर कोशिशों के बावजूद इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं हो रही और हुकूमती इत्तेहाद को खदशा यही है कि मई में अगर इलेक्शन हो गए तो इमरान खान मैदान मार लेंगे। और अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा को अपने दावे पर इतना ही यकीन है कि इलेक्शन हो गए तो इमरान खान हार जाएगा, तो फिर डर किस बात का है? बिस्मिल्लाह कीजिए, इलेक्शन मैदान में उतरिए। मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। अदालती फैसले से इन्हराफ से आइन को क्या ज़िक पहुंचेगी और एक आइनी इदारे की हुक्म की दानिस्ता नाफरमानी के क्या नताइज हो सकते हैं? बात करते हैं। हमारे साथ साबिक अटॉर्नी जनरल और साबिक मुआविन खसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इरफान कादिर साहब मौजूद हैं। इरफान कादिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, अहम तरीन इजलास हुआ है, चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस की बाज़गश तेज़तर रही इस्लामाबाद में। अब तीनों जजेस के खिलाफ बेंच के रेफरेंस की बात जो है वो सामने आ रही है। मुबैना मिसकॉन्डक्ट के हवाले से फैसले लिए जा रहे हैं। आज भी इजलास में यही सब कुछ डिस्कस हुआ है। आपकी इस हवाले से क्या एडवाइस होगी? ये सियासी मिस्टेक तो नहीं होगी? मेरी एडवाइस इस पे ये होगी कि सबसे पहले तो ये देखें कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो डेट दी है कि 14 मई को ये इलेक्शंस होंगे, वो आइन की कौन सी शिक है जो सुप्रीम कोर्ट को ये एम्पावर करती है कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करे, और या किसी स्टैचूट या किसी कानून की कौन सी शिक है जो सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करती है कि वो ये डेट अनाउंस करे? तो कोई भी ऐसी शिक ना आइन में है ना किसी कानून में है जो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देती है। और आर्टिकल 175 की क्लॉज 2 ये साफ़ तौर पे कहती है कि जो इख्तियार किसी भी अदालत को, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, तफवीज़ किसी आइन के ज़रिए या किसी कानून के ज़रिए ना तफवीज़ किया गया हो, वो इख्तियार वो अदालत इस्तेमाल नहीं कर सकती। दूसरी बात यह है कि ये मामला जब आया था 9 जजेस के पास, तो फिर फाइनली 7 जजेस ने अपने मुकम्मल फ़ैसले दे दिए थे। उसमें 4 जजेस का फ़ैसला ये था कि इसको डिसमिस किया जाए इस पिटीशन को, और ये जो 3 जजेस थे जो कहते थे ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, जिसके तहत इन्होंने सदर पाकिस्तान को कहा था कि वो तारीख़ दें, वो ऑर्डर भी गलत था। एक तो वो माइनॉरिटी व्यू था, वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं था, और सेकेंडली ये जो इन्होंने सदर पाकिस्तान का कह दिया पंजाब की निस्बत से और KPK की निस्बत से कह दिया कि गवर्नर साहब डेट देंगे, वो बिल्कुल गलत था और ख़िलाफ़ आइन था,
क्योंकि आइन में गवर्नर साहब जो हैं वो तब डेट देते हैं जहां असेंबली गवर्नर ने अपनी स्वाबदीद में डिसॉल्व की हो, और वो एक ही सूरत होती है। एक सेकंड प्लीज लेट मी फिनिश। जब गवर्नर अपनी स्वाबदीद में असेंबली डिसॉल्व करते हैं तो वो एक सूरत होती है, और वो होती है जबकि किसी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए और वो पास हो जाए और कोई और शख्स असेंबली में अपनी अक्सरियत दिखाने के काबिल ना रहे, वो एक ही सूरत होती है। ये बिल्कुल गलत फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, जिसको बुनियाद बनाया गया था उन 3 जजेस का, और वैसे भी माइनॉरिटी फैसला था। तो ये सब गलत हुआ कि उन्होंने फिर अपनी मर्जी का एक वो बेंच बना के इजाजुल हसन साहब को शामिल किया, क्योंकि इजाजुल हसन साहब को तो चीफ जस्टिस साहब ने शुरू में 9 जजेस के बेंच में से अलहदा कर दिया था, तो अब क्यों शामिल कर दिया? सर, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि ये आपके दलाइल, आपकी आर्गुमेंट्स अपनी जगह। आज अगर आपको एडवाइस देनी हो, स्पेशल असिस्टेंट भी आप रह चुके हैं शहबाज शरीफ साहब की लीगल रिफॉर्म्स के ऊपर, अदालत में भी पेश हो चुके हैं, तो आज अगर आपको एडवाइस देनी हो तो आप शहबाज शरीफ साहब को, उनकी हुकूमत को ये एडवाइस देंगे कि बिल्कुल एक रेफरेंस दायर किया जाए चीफ जस्टिस के खिलाफ, या इन 3 रुकनी मोहतरम जजेस के खिलाफ किया जाए, या इट विल बी अ पॉलिटिकल मिस्टेक, इससे गुरेज किया जाए? इट विल नॉट बी अ पॉलिटिकल मिस्टेक, बिकॉज इन्होंने अपने ही सुप्रीम कोर्ट के बहुत से ऑर्डर्स जो हैं उनको आउटराइट वायलेट किया, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया और नोइंगली वायलेट किया, और फिर उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी के फंडामेंटल राइट्स को देखते हुए पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंडामेंटल राइट्स को और पाकिस्तान के पूरे अवाम के फंडामेंटल राइट्स को पामाल किया, और ये सब दानिस्ता तौर पे किया, जबकि इतने सारे ऑर्डर्स थे उनको वायलेट क्यों किया गया? ये बड़ा सीरियस मिसकॉन्डक्ट है मेरे नज़दीक। ठीक है, तो आपके नज़दीक एक सीरियस मिसकॉन्डक्ट का जवाब है इस हुकूमत के पास, और अगर ये चाहे तो टेकअप कर सकती है, रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवाए जा सकते हैं। सो सर, फिर दूसरा सवाल, अब एक करारदाद, दूसरी करारदाद लाने का भी वज़ीर आज़म साहब ने आज ऐलान किया है। एक तो पार्लियामान के कामों में मुदाखलत के हवाले से एक करारदाद आ गई, अब कल एक दूसरी पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं करारदाद तो एक सियासी मतन, सियासी हैसियत और वेट रखती है, इस करारदाद लाने का इस टाइम के ऊपर क्या फ़ायदा होगा हुकूमत को? ये आप ठीक कह रही हैं कि करारदाद जो है उससे तो मैं उस तरह से एग्री नहीं करता, लेकिन उससे शायद वो एक एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जो कि ये भी एक तरीका है एहतजाज रिकॉर्ड करने का, और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आता है। लेकिन इनके ख़िलाफ़ अगर कोई रेफरेंस लाना है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो वो हुकूमत की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप भी दायर कर सकती हैं, वो मैं भी दायर कर सकता हूँ, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फिर वो वन वे और द अदर डिसाइड करना पड़ेगा। तो फिर इधर विच वे सर, ऑन द अदर साइड द लॉजिक आल्सो होल्ड्स के इसी तरह तो अदालत की हुक्म अदूली करके तो वजीर आजम भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने वाले वज़रा के खिलाफ नायली रेफरेंस भेजने का भी ऐलान सामने अब आ गया। सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए कि वजीर आजम और वज़रा दोनों के बारे में आइन में लिखा हुआ है कि अपने फ़राइज़ मनसबी में वो किसी अदालत को जवाब देनी है बशमूल सुप्रीम कोर्ट के। इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती। आर्टिकल 248 इम्यूनिटी देती है इनको, उसके पीछे आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता। सर, मगर अगर आपने यूसुफ रजा गिलानी साहब को भी जाते देखा, डिस्क्वालीफाई होते देखा, तब तो नवाज शरीफ साहब कहते थे कि ये इंसानों की बस्ती है, हैवानों की बस्ती नहीं है, करना पड़ेगा, अमल दरामद करना पड़ेगा, नॉन नेगोशिएबल है। अब किस तरह नेगोशिएबल हो गया? वो फैसला यूसुफ रजा गिलानी साहब का फैसला बिल्कुल गलत था, वो गलत फैसला था, और मैंने हमेशा कहा कि उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट को माफ़ी मांगनी चाहिए यूसुफ रजा गिलानी साहब से। एक दफ़ा नहीं कहा, कई दफ़ा कहा, बहुत से प्रोग्राम्स में कहा, और इसीलिए जब राजा परवेज़ अशरफ साहब को उन्होंने कोशिश की, एक सेकंड, जब राजा परवेज़ अशरफ साहब को कोशिश की उन्होंने ज़बरदस्ती करने की, तो मैंने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि वो गलत कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट उस वक्त बड़ी मुश्किल में आ गया था, और फिर हमने एक रास्ता निकाला जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट को हमारी बात माननी पड़ी थी कि सदर पाकिस्तान को इम्यूनिटी पाकिस्तान से बाहर भी है, सॉवरेन इम्यूनिटी, और पाकिस्तान के अंदर भी इम्यूनिटी है फ्रॉम एनी प्रोसिक्यूशन, लिहाजा वो एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी थी। लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट की फेस सेविंग उस वक्त की ताकि सुप्रीम कोर्ट की साख मजरू ना हो, और सुप्रीम कोर्ट को हमारी बात माननी पड़ी, और इसीलिए उस वक्त के जो सदर थे आसिफ जरदारी साहब, उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स हो ही नहीं सकी। वो सुप्रीम कोर्ट की एक अना थी और झूठी अना थी।
मगर सर हुआ फिर भी झूठी सही फैसला पब्लिक डोमेन में आ गया, उसको सही कहें गलत कहें, गिलानी साहब तो घर नहीं, कुछ नहीं हुआ। आपको असल हकायक मैं आज आपको बताता हूँ। असल सुने गिलानी साहब जो थे उन्होंने फाइनली, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत वो नहीं गए थे। बावजूद उस ऑर्डर के गिलानी साहब ने इस्तीफ़ा दिया था और इस्तीफ़ा उन्होंने सदर पाकिस्तान को लिखा था और वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते तो फिर उनको इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है सर, मुझे आज पता लग गया कि मैं इधर से जाने वाली हूँ और मैं इस्तीफ़ा टेंडर कर दूँ पहले ही, तो बहरहाल टमेटो टमाटो, पटेटो पटाटो। बहरहाल मुझे ये बताइएगा सर। नहीं, देखें उस वक्त की जो स्पीकर थी जिनका ताल्लुक अभी पीटीआई से है, फमीदा मिर्जा, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द किया था और उन्होंने कहा था कि उनको नाअहल नहीं किया जा सकता। सर बहरहाल हमने देखा इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ रेफरेंस भी तब फाइल हुआ था, बट इससे 1 मिनट कतई नजर गए यूसुफ रजा अली घर। आप कह रहे हैं कि किसी नो टू वेज अबाउट इट, शहबाज शरीफ साहब की नाअहली इज एब्सोल्युटली नॉट ऑन द कार्ड्स, आप ये कह रहे हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, अब मुझे दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट इनके साथ ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो ये 3 जजेस है ही नहीं, ये तो एक इंडिविजुअल, एक वन मैन शो है जो कि बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया है और ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद कह रहे हैं कि दिस वाज वन मैन शो। ओके, और मुझे ये भी इरफान साहब समझा दीजिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर तो चीफ जस्टिस खुद बैठते हैं, 2 सीनियर जजेस होते हैं, फिर हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस होते हैं, तो चीफ जस्टिस के खिलाफ अगर रेफरेंस आ रहा हो तो नंबर 1 चीफ जस्टिस पहले उसको काबिल समात करेंगे, अपने आप को पेश होने से के लिए पेश करेंगे कि भी मैं पेश होता हूँ, लाइए रेफरेंस। दूसरा, या तो फिर दूसरी ऑप्शन क्या है? बिकॉज आई मीन इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। No, this is very simple. It's not tricky at all. Chief Justice is also a judge. और किसी भी जज के खिलाफ अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस आता है तो आर्टिकल 209 में लिखा है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं बैठ सकते और फिर जो नेक्स्ट सीनियर जजेस हैं वो बैठेंगे। तो जस्टिस फाइज ईसा साहब सुनेंगे रेफरेंस, मुमकिन एम्बिग्विटी नहीं है। वो इसको हेड करेंगे इसको। वेरी इंटरेस्टिंग सर, बिकॉज जस्टिस काजी फायज ईसा ने तो खुद जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ केस सुना जाए, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेज हैं वो सुनने जाने का खत लिखा है। उल्टा चीफ जस्टिस ने 6 रुकनी बेंच में मज़ाहिर नकवी साहब को ही ऐड कर दिया उनका ही फैसला सुनने के लिए। बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है। मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ 7 रेफरेंसेज आ गए हैं। किसी जज के खिलाफ अगर रेफरेंस आ जाए तो क्या वो सर बेंच में बैठ सकता है? फिर भी वो जज नहीं बैठ सकता, फिर उस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं बैठ सकता। नहीं, बेंच पे तो बैठ सकता केसेस सुन, क्योंकि उसको डिसफंक्शन नहीं किया जा सकता। हाँ। नहीं, केस तो मैंने कहा है ना कि जज को जब तक उसको मिसकॉन्डक्ट में सजा ना हो तब तक उसको डिसफंक्शनल नहीं किया जा सकता। ठीक है सर, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और सर आखिरी बताइए कि क्योंकि अपील का राइट अभी भी इस हुकूमत के पास मौजूद है, इलेक्शन कमीशन अपील कर दे, आपने कहा एक आम शहरी मैं कर दूं, आप कर दें, कोई भी कर दे, हुकूमत कर दे, अपील का राइट मौजूद है, लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी तक कानून बना नहीं है। अगर कानून नाफिज हो गया, अमल में आ गया, जो इन्होंने इस्लाहात किए हैं इस हुकूमत ने, तो फिर ये अपील का बेंच जो है ये इसकी फॉर्मेशन क्या होगी या किस नौयत का होगा, कौन डिसाइड करेगा? एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अगर ये केस सुनते चले जाएं और 14 मई की तारीख तो सर पे खड़ी है, तो क्या 14 मई को इलेक्शन जो है वो फिर भी होगा इररिस्पेक्टिव, या वो होल्ड ऑफ हो जाएगा जब तक ये अपील का फैसला नहीं आता? 14 मई को इलेक्शन होना ही गलत है। उसकी वजह यह है कि सारे इलेक्शंस जो है उस वक्त होने चाहिए जब सारे पाकिस्तान में केयर टेकर सेटअप हो। ये नहीं हो सकता कि वफाक में केयर टेकर सेटअप हो ना हो, वफाक में केयर टेकर सेटअप ना हो और सूबों में इलेक्शंस हो जाए, ये पॉसिबल नहीं। और सबसे अहम बात इसमें यह है कि सेंसस जो है वो कंप्लीट होने वाला है और अगर आप उसको कंप्लीट किए बगैर ये इलेक्शंस कराएंगे तो फिर आप मिलियंस ऑफ वोटर्स को उनके फंडामेंटल राइट, अभी तो अदालत ने हुक्म दिया है कि 14 मई को इलेक्शन हो। उनको हिंदुस्तान में भी तो वक्फे से हो जाते हैं इलेक्शन में, उसके मेरिट्स पे नहीं जा रही। कोई वक़्त नहीं है इस हुक्म की, इस हुक्म की कोई वक़्त नहीं है। ये वॉइड अब इनिशियो ऑर्डर है, ये आइन में नहीं है और इस तरह का हुक्म नहीं दिया जा सकता और वो डिसएनफ्रेंचाइज नहीं कर सकते मिलियंस ऑफ वोटर को इस तरह के हुक्म से, जो कि वैसे भी एक ऐसा हुक्म है जो कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत से अहकामात के खिलाफ है।
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इरफान कादर साहब मौजूद हैं। आपने गुफ्तगू सुनी। साबिक अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी रह चुके हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर कर दिया गया है। आला अदालत के सीनियर जज के खिलाफ अब तक 7 रेफरेंसेस दायर किए जा चुके हैं। जस्टिस नकवी अब भी अदालत की कॉज लिस्ट में सरफहरिस्त हैं और अदालती बेंचों का हिस्सा भी हैं। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस बलोचिस्तान बार काउंसिल की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया है। इससे कबल 21 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज के खिलाफ मजमूई तौर पर 6 बार काउंसिल्स ने रेफरेंस दायर किया। पाकिस्तान बार काउंसिल और सूबाई बार काउंसिल्स ने अलग अलग रेफरेंसेस दायर किए। रेफरेंस में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से सामने आने वाली ऑडियो लीक को बुनियाद बनाया गया, जबकि 23 फरवरी को मियां दाऊद एडवोकेट की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जायदादों से मुतल्लिक रेफरेंस दायर किया गया। रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के जज और उनके अहले खाना की जायदादों की डिटेल्स, उसकी तहकीकात करने की इस्तदा की गई थी। 4 मार्च को लॉयर्स फोरम ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज करवाई। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत ऑडियो लीक्स की बुनियाद पर दायर की गई कि जिसमें इस्तदा ये की गई कि जस्टिस साहब के खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई की जाए। फिर 10 मार्च को पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत दायर की कि जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से फौरी तहकीकात करने की दरख्वास्त की गई। जस्टिस साहब के खिलाफ शिकायत फिर वाइस चेयरमैन हारून रशीद और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हसन रजा पाशा ने दायर की। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके साथी जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंस पे गौर करने के लिए काउंसिल का फौरी इजलास बुलाने के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखा। इस खत में उन्होंने कहा कि काउंसिल का इजलास बुलाकर तयन कर लिया जाए कि जज साहब पर इल्जामात दुरुस्त हैं या गलत हैं। अगर जज मज़ाहिर नकवी पर आयद इल्जामात गलत हैं तो अदालत उज़्मा के जज की इज्जत बहाल की जाए और अगर उनके खिलाफ लगाए गए इल्जामात दुरुस्त हैं तो आइन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए। इन तमाम तर रेफरेंसेस के बावजूद 24 घंटे पहले तक भी जस्टिस नकवी 6 रुकनी बेंच का हिस्सा थे और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का कहना है कि जस्टिस नकवी को बेंच का हिस्सा बनाना और अपने साथ साथ बिठाना किसी को खामोश पैगाम देना था। जस्टिस नकवी 70 साल तारीख के शायद वो पहले हाजिर सर्विस जज हैं कि जिनके खिलाफ पाकिस्तान की तमाम बार काउंसिल, सियासी फ्री कैंप, चंद जज साहिबान भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, लेकिन प्रोसीडिंग्स हमें आगे बढ़ती भी नहीं दिखाई दे रही। और ऐन ऐसे मौके पर हम देख रहे हैं कि सिटिंग चीफ जस्टिस के खिलाफ और उनके 2 फेलो कॉलीग्स के खिलाफ हुकूमत वक्त और रेफरेंसेस लाना चाह रही है। वक्फा लेते हैं, we're going to be right back। वापस आने का शुक्रिया। सीनियर तज्जियाकार और सहाफ़ी साबिर शाकिर हमारे साथ मौजूद हैं। गैर मामूली हालात हैं साबिर शाकिर साहब, गैर मामूली फैसले लेती दिखाई दे रही है हुकूमत वक्त। फैसले के बाद हमने देखा है कि आज PDM का अहम तरीन इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म ने एक और करारदाद लाने का फैसला किया है। रेफरेंस फाइल करने की खबरें सामने आ रही हैं। आपको क्या लग रहा है, विल बेटर सेंस प्रिवेल या अब हम टकराव की तरफ ही जा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट हो या कोई भी इदारा, इस वक्त स्टेट इंस्टीट्यूशन जो है वो सब के सब होंगे आइन के साथ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई भी इनहराफ नहीं करेगा और ये इनका पॉलिटिकल नैरेटिव है जो इस वक्त पेश कर रहे हैं। इत्तेहादी जमातें कर रही हैं, मुस्लिम लीग नवाज है, बाकी जमातें हैं, लेकिन जो इनका लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होगा वो जाहिर होगा कि ब्यूरोक्रेसी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे एक्ट करता है और वजारत खजाना, सेक्रेटरी खजाना 10 तारीख को 21 अरब रुपया रिलीज करता है या नहीं करता, असल होगा वो मामला। ये है पॉलिटिकल फोरम। स्टैब्लिशमेंट का यहाँ तक ताल्लुक है, स्टैब्लिशमेंट भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किसी भी सूरत में इनहराफ नहीं करेगी, ना ही वो उसके साथ टकराएगी और ना ही वो कोई ऐसे एक्ट की, हुकूमत के किसी ऐसे इक़दाम की हिमायत करेगी जिसका मकसद अदालतों के दरमियान, इदारों के दरमियान महाजराई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबोटाज करना हो। इसलिए ये जितना भी दे रहे हैं इंप्रेशन, एक है इनका इत्तेहादी जमातों का इजलास, एक है कौमी असम्बली का इजलास जो चल रहा है, ये पॉलिटिकल नैरेटिव है। असलन जो चीज है वो है कि क्या वफाकी काबीना का कोई ऐसा एलामिया जारी हुआ जो 2 खुसूसी इजलास इन्होंने बुलाए
क्या किसी एक काबीना का भी कोई एलामिया, सरकारी एलामिया ऐसा है जिसमें यह कहा गया हो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम मुस्तरद करते हैं, हम जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेज रहे हैं, हम इस फैसले को गैर आईनी, गैर कानूनी तस्वर करते हैं? क्या काबीना डिवीजन की तरफ से कोई ऐसा एलामिया जारी हुआ? काबीना के मिनट्स ऐसे हैं कोई रिकॉर्ड पे कि 2 खुसूसी इजलास हुए और काबीना के मिनट्स, काबीना की मीटिंग के मिनट्स आ जाए जिसमें ये सारी चीजें डिस्कस हुई हों? क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी या खासतौर पे सेक्रेटरी कैबिनेट ने भी जब ये इशू आया तो उन्होंने कहा जी कि काबीना का इजलास तो होगा आइन और कानून के मुताबिक और उस अम्ब्रेला के नीचे, बाकी पॉलिटिकल नैरेटिव है वो आप अपना बना लें। फिर इन्होंने सरकारी अफसरों को बाहर निकाल दिया था और बाहर निकाल के फिर इनकी अपनी गपशप हुई थी, वो विफाकी काबीना का इजलास नहीं था, इनकी अपनी इंटरनल एक मीटिंग थी, पॉलिटिकल गपशप थी और ये पॉलिटिकल नैरेटिव लेके आ रहे हैं। इसलिए अब ये उससे बैकफुट पे जा रहे हैं ये कि जनाब हम सुप्रीम कोर्ट के साथ एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम से कोई आवाज उठाएंगे नहीं। अब ये पार्लियामान में जा रहे हैं, पार्लियामान में वो एक पॉलिटिकल स्कोरिंग हो सकती है, वो करेंगे और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और ना ही इत्तेहादी वुज़रा जो हैं, ना ही वो ये इस बारे में इनके साथ खड़े हैं कि जनाब आप इदारों के खिलाफ महाजराई करें, सुप्रीम कोर्ट के पे चढ़ाई करें या ऑनरेबल जजेस के खिलाफ कोई ऐसी बात करें जो विफाकी काबीना के फोरम पे हो, उसमें हम आपके साथ नहीं है। शाकिर साहब, मुझे बिलावल भुट्टो जरदारी की तो जबान और लहजे में यकसर कुछ और दिख रहा है और इस्टेब्लिशमेंट के भी कन्विंस होने के हवाले से खबरें भी अक्सर मुख्तलिफ मिल रही हैं, मगर इसे कतई नज़र लग ही रहा है कि इमरान खान साहब हर 2 सूरतों के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सड़कों पर निकलने के लिए अदलिया के हक में, अदलिया के दिफा में तैयार रहिए, एक और तहरीक निकाल सकते हैं, मच लाइक व्हाट नवाज शरीफ डिड फॉर चौधरी इफ्तिखार, अदलिया बहाली के लिए वो इसलिए भी तैयार है। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि मैं तैयार हूं अक्टूबर के लिए भी वेट करने के लिए अगर हुकूमत कोई रोड मैप शेयर करती है। इधर विच वे तैयार दिख रहे हैं। देखिए ये लड़ाई जो है ना, ये लड़ाई जो मुस्लिम लीग नवाज जो लड़ाई बना रहे थे, ये लड़ाई बनाने जा रहे थे कि पीटीआई और फौज की लड़ाई बन जाए, ये इमरान खान और आर्मी चीफ की लड़ाई बन जाए, वो लड़ाई नहीं बन सकी और बल्कि उल्टा हो गया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लड़ाई जो है, चीफ जस्टिस साहब की लड़ाई, ये बन गई है वकला की लड़ाई, ये बन गई है बार एसोसिएशन और बार काउंसिल की लड़ाई। अब वकला आएंगे, वकला एक झलक दिखा चुके हैं पहले दिन ही हियरिंग में, शाहराए दस्तूर में आ चुके हैं, वकला कन्वेंशन आ चुका है, चौधरी एतजाज अहसन साहब, सरदार लतीफ खोसा साहब, हामिद खान साहब, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और मुल्क भर की इस वक्त कोई 70 एसोसिएशन जो हैं वो इसको सपोर्ट कर रही हैं। अब काउंटर जो है मामला वो और हो गया। अब ये मुस्लिम लीग नवाज की और जुडिशरी की लड़ाई नहीं है, ये जुडिशरी और वकला की लड़ाई है। ये वकला दरमियान में आ गए हैं, वो आके अपना रोल अदा करेंगे। इसलिए ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। ये कह रहे कि होना चाहिए, इरफान कादर साहब ने कहा होना चाहिए, भाई होना चाहिए और होने में बड़ा फर्क है। उसकी रीजन है कि अभी तो वो बिल ही कानून नहीं बना जो ईवान सदर में पड़ा है, उस पर भी बहुत अहम डेवलपमेंट होने लगी है। सदर ममलिकत हो सकता है उस पर राय मांगने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं उन पर कदगन लगाई जा रही है, जबकि 184 आर्टिकल जो है वो तो तरमीम के बगैर उसमें कुछ हो नहीं सकता। हो सकता है वो बराह रास्त उधर भेजें और इनके वैसे ही ये लॉक हो जाएंगे। ये गलती पे गलती करते जा रहे हैं और ये गलती पे गलती करेंगे और ये खुद ही उसमें फंसते जा रहे हैं। एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इनसे दूर होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी ये नहीं चाहती कि वो ये इस स्टेज पे उन पे ये मलबा गिरे कि जी वो छोड़ गए हैं, वो भी नहीं चाहता कि ये असल में शहीद होना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नवाज के लोग शहीद होने के लिए है कि शहबाज शरीफ साहब ये बिल्कुल वही स्क्रिप्ट लेके आ रहे हैं जो सैयद यूसुफ गिलानी साहब के वक्त का, कि लेटर लिखना है नहीं लिखना, गिलानी साहब की कुर्बानी दे दें जी, लेटर नहीं लिखेंगे। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। क्या शहबाज शरीफ साहब ये कुर्बानी देने के लिए तैयार होंगे? पर शहबाज शरीफ साहब से पहले इसहाक साहब की कुर्बानी आएगी, क्योंकि पहला जो कॉन्टेम्प्ट करना है वो वजारत खजाना करेगी, पैसे ना देके करना है। तो पहली जो तौहीन अदालत लगनी है वो इसहाक डार साहब पे लगनी है। पहले इसहाक डार साहब आएंगे कि किस तरीके से, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर है कि 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपया रिलीज करना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया है।
शेड्यूल जारी कर दिया है और अगर 10 तारीख को 21 अरब रुपया रिलीज नहीं होता तो अगले ही दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसी बेंच के सामने जाके बता देंगे और वो बेंच इन चैम्बर बैठ के हुक्म पास करेगा। कोर्ट ऑर्डर पढ़ लें, कोर्ट ऑर्डर में ये मेंशन है, ये कोर्ट ऑर्डर में ये मेंशन है कि आके हमें बताएंगे अगर कोई हडल होती है तो फिर मुनासिब हुक्म सादर किया जाएगा। तो पहला जो इसकी कैजुअलिटी होगी तौहीन अदालत की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबोटाज करने की, वो इसहाक डार साहब होंगे। तो क्या इसहाक डार साहब तैयार हैं? और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपको अहम तरीन अपडेट की तरफ लेके चले। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त खारिज होने का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने केस के शवाहिद पर सवालात उठा दिए हैं। अदालत ने तफसीली फैसले में लिखा है कि एक भी सबूत नजर नहीं आया कि आरिफ नकवी की भेजी रकम जुर्म की रकम थी। FIR में लगाए इल्जामात का इमरान खान या तारिक शफी से ताल्लुक ही नहीं। इमरान खान ने तो किसी एक भी बैंक दस्तावेज पर दस्तखत नहीं किए। फैसले में कहा गया है कि बैंक हुक्काम से मुतालिक इख्तियार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का है कि जिसने कोई कार्रवाई नहीं की। स्टेट बैंक ने इंक्वायरी की और ना ही तहरीक इंसाफ को वसूल किसी ट्रांजैक्शन को गैर कानूनी डिक्लेयर किया। एक इल्जाम तहरीक इंसाफ अकाउंट को नया पाकिस्तान अकाउंट में तब्दील करने का है कि जो कि कोई जुर्म नहीं। फैसले के मुताबिक इस केस के तफ्तीशी अफसर ने स्टेट बैंक हुक्काम का भी कोई बयान कलमबंद नहीं किया। FIA मुतमईन नहीं कर सकी कि जमानत खारिज क्यों की जाए, जबकि बैंकिंग कोर्ट ने दुरुस्त कहा कि इस केस में तमाम शवाहिद दस्तावेजी हैं, लिहाजा साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी किसी भी तौर जरूरी नहीं। FIA की जानिब से इमरान खान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त खारिज की जाती है। 8 साल के तवील अरसे तक तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग का ये मामला इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समात रहा। नाजरीन, ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में यह बताया गया कि वजीर आजम इमरान खान की हुक्मरान जमात ने इंतखाबी इदारे से 31 करोड़ से जायद की रकम खुफिया रखी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ की तरफ से दर्जनों अकाउंट्स जाहिर ही नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने 96 समातें की और फिर इस नतीजे पर पहुंची कि तहरीक इंसाफ 6 बरस में ममनुआ फॉरेन फंडिंग के खिलाफ मुकम्मल सबूत देने में नाकाम रही है। दूसरी जानिब दौरान समात तहरीक इंसाफ की तरफ से कभी इलेक्शन कमीशन के दायरा समात के इख्तियार को चैलेंज किया गया, कभी इलेक्शन कमीशन के हुक्म के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहले हुक्म इम्तना यानी कि स्टे हासिल कर लिया गया। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अपने जलसों में इस खदशे का इजहार भी किया कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस को इस्तेमाल करके उनकी जमात को कलअदम करार दे दिया जाएगा, जबकि PDM के सीनियर रहनुमा ममनुआ फंडिंग केस को ओपन एंड शट केस करार देते रहे। दरख्वास्त मनसूखी पर अदालत का तफसीली फैसला तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा रिलीफ है, मगर यह फैसला एक ऐसे वक्त में आया है कि जब अदालती साख हवा में मोल्लक है। अदालती फैसलों के खिलाफ हुकूमत बगावत का अलम बुलंद कर चुकी है। आज मरियम नवाज ने एक बार फिर अदालत के इस तफसीली फैसले को अदालत की सहूलतकारी करार दिया। फॉरेन फंडिंग केस पे PCP ने जो फैसला दिया उसका हर जो सफा है वो एविडेंस से, इररिफ्यूटेबल एविडेंस से भरा पड़ा है। अभी सहूलतकार अदलिया में बैठे हुए हैं। अगर झूठे मुकदमे थे ना तो ये अदलिया 2 दिन में उड़ा के रख देती, कहती झूठे मुकदमे जाओ इमरान खान साहब आप बरी हो। अल्लाह इंसाफ का वकार सलामत रखे, वगरना दुश्मन तराजियों का एक ये बहाव इदारे की साख ले डूबेगा। Somebody needs to stop। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। We're going to be right back। गुज़िश्ता रोज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शरह सूद में 1% इजाफा किया गया कि जिसके बाद शरह सूद तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 21% पर पहुंच गया, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपने एलामिये में कहा कि मार्च 2023 में महंगाई की शरह 35.4% तक रहेगी और आने वाले वक्त में इसमें कमी में कोई असरात नजर नहीं आ रहे। जबकि जारी खातों में कमी तो आई है लेकिन अदायगियों के तवाज़ुन पर मजमूई तौर पर दबाव जारी रहेगा और इसकी वजह से ज़र मुबादला ज़खायर तारीख की पस्त तरीन सतह पर हैं। मॉनेटरी पॉलिसी ऐलान के बाद आज पहले कारोबारी दिन फॉरेक्स मार्केट ने रिएक्ट किया और दिन के आगाज में एक मौके पर डॉलर की कदर में गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में 4.5 रुपए इजाफा देखा गया, लेकिन कारोबार के इख्तिताम पर यह फर्क कम होकर 56 पैसे पर आ गया। मगर ओपन मार्केट और इंटरबैंक में एक बार फिर इजाफा 4 रुपए से ज्यादा हो गया है, जबकि ब्लैक मार्केट में यह फर्क 7 से 9 रुपए के दरमियान है। मुल्क की मुईशत पर गहरे बादल एक बार फिर रूनुमा हो रहे हैं। एक ऐसे वक्त में कि जब
पाकिस्तान की इंटरनेशनल रेटिंग कम तरीन सतह पर है और महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तानी मुईशत की जो तस्वीर पेश की है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को जनूबी एशिया के 8 ममालिक में सबसे महंगा मुल्क करार दिया है और साथ ही पाकिस्तान में महंगाई अफगानिस्तान और श्रीलंका से भी ज्यादा बताई गई है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर कम तरीन सतह पर होने की वजह से पाकिस्तान को संगीन खतरात का सामना है और अगर पाकिस्तान इन मुश्किलात से निकलना चाहता है तो इनका हल सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कि सियासी इस्तेहकाम के नतीजे में हासिल किया जा सकता है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक इसीलिए शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शंस का भी जिक्र किया गया है। इलेक्शंस और नई हुकूमत की तश्कील लाजमी है और साथ ही एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उम्मीद दिलाई है कि पाकिस्तान मजबूत इस्लाहात के साथ बाउंस बैक कर सकता है और इसकी करने की सलाहियत जरूर रखता है। जबकि वर्ल्ड बैंक का यह मानना है कि एक जानिब महंगाई है, तकरीबन 3.9 मिलियन अफराद खत गुर्बत से नीचे जा चुके हैं, तो दूसरी तरफ सख्त माली पॉलिसी इख्तियार करने में ताखीर की वजह से एक्सचेंज रेट की गैर रस्मी हद मुकर्रर करने से ज़र मुबादला ज़खायर में कमी आई है और सख्त आलमी शराइत की वजह से पाकिस्तान को सरमाए तक रसाई में कमी का सामना है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के हवाले से जारी रिपोर्ट पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट में यह कहा है कि सरमाए की कमी को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को मजीद कर्ज की जरूरत है और अगर पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम बहाल ना हुआ और मजीद कर्ज ना मिला तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल गैर यकीनी है। रिपोर्ट ने पाकिस्तान के मसाइल का हल सख्त फैसलों की ओनरशिप लेना और बर वक्त क्रिटिकल रिफॉर्म्स बताया है। नाज़रीन, ये दोनों रिपोर्ट्स ऐसे वक्त में पेश की गई हैं कि जब इसाक डार आइंदा हफ्ते वाशिंगटन का दौरा करने के लिए रवाना हो जाएंगे जहां वो वर्ल्ड बैंक और IMF ओहदेदारों से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन इससे कबल उन्हें दोस्त ममालिक की जानिब से फाइनेंसिंग मुहैया करने का डॉक्यूमेंट दस्तावेज साथ लेकर जाना है या फिर दोस्त ममालिक की तरफ से IMF को यकीन दहानी करवानी होगी। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक चीन की तरफ से मजीद $2 अरब दे दिए गए हैं जबकि सऊदी अरब और UAE की तरफ से पाकिस्तान को $3 अरब की फंडिंग देने का ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। $2 अरब सऊदी अरब जबकि $1 अरब UAE की तरफ से दिए जाने की एक उम्मीद रखी जा रही है। और जहां तक IMF शराइत का ताल्लुक है तो IMF पाकिस्तान को पेट्रोल और डीजल की इंपोर्ट कम करने और पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस का शॉर्टफॉल पूरा करने का मुतालबा अभी भी कर रहा है। अब मुईशत ठीक होगी या नहीं, लेकिन मारूफ पाकिस्तानी निजाद आलमी माहिर मुईशत आतिफ मियाँ का यह मानना है कि पाकिस्तानी मुईशत बहरान से तबाही की तरफ जा रही है और निज़ाम बेलगाम हो रहा है। ट्विटर पर जारी किए गए अपने बयान में आलमी माहिर मुईशत आतिफ मियाँ का यह कहना है कि पाकिस्तान में तरक्की की रफ्तार तेजी से कम और कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। अफराते ज़र और बड़े खसारे की वजह करेंसी की मुसलसल छपाई है। बेवकूफाना पॉलिसियों ने पाकिस्तान की मुआशी पैदावारी सलाहियत को बुरी तरह मुतासर किया है। मुईशत के अशारियों के बारे में उनका यह कहना है कि हालिया दादोशुमार मेरे जनवरी में नाकिस पॉलिसियों के बयान की दलील हैं। फाइनेंसिंग या करंट अकाउंट खसारे से वाज़ेह है कि हमें $10 अरब गैर मुल्की सरमाए की कमी है। इंतजामी इकदाम और दरामदात कम करके करंट अकाउंट खसारे का फर्क कम किया जा सकता है। आलमी माहिर मुईशत का मजीद ये कहना है नाजरीन कि गुज़िश्ता 2 साल में सियासतदानों और जर्नेलों में आपस की लड़ाई से इंतशार देखा गया। आतिफ मियाँ ने यह भी कहा है कि खुद गर्ज और इक़्तिदार पर कब्जे के लिए झड़पों ने मुल्क को इस तबाही तक पहुंचा दिया है। नाज़रीन, इस वक्त एज वी स्पीक पाकिस्तान को 4 मुख्तलिफ क्राइसिस यानी कि बहरानों का सामना है। एज वी स्पीक आइनी, मुआशी, सिक्योरिटी और सियासी बहरान, जबकि हमारे इदारे ज़वाल पजीर होने के साथ साथ तकसीम हो रहे हैं और उनकी साख हमारी आंखों के सामने आए रोज़ ख़त्म हो रही है। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि रियासत के किसी सतून को इसका इदराक नहीं कि पाकिस्तान तबाही की तरफ गामजन है। Somebody has to blink first. I hope better sense prevails. दुआओं में याद रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।